56, 857, 858, 800, 859, 860 और जी बस इतना ही है। ठीक है जी। ये पेज जो हैं आपके नोट्स दिए गए हैं, तो पेज नंबर 856 से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, पीडिया। ठीक है, पीडियाट्रिक्स यानी कि अमराज अतफाल। यूनानी में हम कहते हैं अमराज अतफाल। आपके सिलेबस में गायनी ऑब्स एंड पीडिया एक सब्जेक्ट का नाम है। गायनी यानी कि अमराज निस्वान, और ऑब्स जो है वो कबालत को कहते, ऑब्स को यूनानी में कबालत कहते हैं, और पीडिया को अमराज अतफाल। अतफाल कहते हैं बच्चों को, अमराज अतफाल यानी कि बच्चों की बीमारियां। ठीक है, तो जो सिलेबस है वो इस तरीके से है कि अमराज निस्वान, कबालत और अमराज अतफाल। जी, तो गायनी एंड ऑब्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम अतफाल यानी कि पीडिया पीडिया को पढ़ रहे हैं। जी, तो पीडिया में सबसे पहले डिजीज ऑफ रीनल। एक्चुअली रीनल जो है वो किडनी ही के लिए इस्तेमाल होता है, रीनल। इंग्लिश में गुर्दे को क्या कहते हैं, किडनी, लेकिन रीनल भी कहते हैं। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम इन न्यूनेट। यूरिनरी सिस्टम यानी कि पेशाब का सिस्टम। ठीक है जी, न्यूनेट में, बच्चों में। जी, अमराजे तौलीदे बोल नौ मौलूद में। इसकी जो यूनानी है, अमराजे तौलीदे बोल यानी कि बच्चों में पेशाब की पैदाइश। जी जी, तो सबसे पहले जो इसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो जब हम गुर्दों को पढ़ रहे हैं तो गुर्दों की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, यानी कि गुर्दे की जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप नेफ्रॉन समझो कि नेफ्रॉन कहीं पर नेफ्रॉन पढ़ा लिखा जा रहा है, तो समझ लेना कि वो रीनल यानी कि किडनी से संबंधित बात हो रही है। ठीक है जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखिए, आप लोगों ने डिजीज, डिजीज किसको कहते हैं, बीमारी को कहते हैं, मर्ज को कहते हैं डिजीज। ठीक है, एक चीज होती है डिजीज यानी कि सेहत की एबनॉर्मल कंडीशन। जब स्वास्थ्य जो है खराब हो जाए उसको डिजीज कह देते हैं, मर्ज कह देते हैं। लेकिन फिर सिंड्रोम क्या चीज है, देखिए, एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस, एक ग्रुप ऑफ डिजीज यानी कि बीमारियों का समूह। एक से ज्यादा बीमारियां, दो या दो से ज्यादा बीमारियां, एबनॉर्मल कंडीशन जब कहीं पे एक साथ जमा हो जाएं उसको सिंड्रोम कह देते हैं। ठीक है जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि गुर्दे में पैदा हुई बीमारियां, क्योंकि सिंड्रोम के मतलब क्या होता है, बीमारियां। डिजीज के माने बीमारी, और सिंड्रोम के माने बीमारियां। दो से या दो से ज्यादा जब एबनॉर्मल कंडीशन पैदा हो जाए, ठीक है, तो उसको सिंड्रोम कह देते हैं। जब पूरा समूह, एक ग्रुप ऑफ डिजीज। जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि गुर्दे में क्या क्या खराबियां बच्चों में देखने में आ सकती हैं। जी, हैवी प्रोटीनूरिया। हैवी प्रोटीनूरिया का क्या मतलब है, यानी कि बच्चे के पेशाब में प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाए। बच्चे के पेशाब में प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाए। दूसरी क्या है, प्रोटीनीमिया। हाइपोप्रोटीनीमिया का क्या मतलब होता है, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, और नीमिया, ये जो नीमिया है इसका मतलब होता है खून। जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी। ठीक है, एनीमिया यानी कि खून की कमी। जी, तो हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम। प्रोटीनीमिया यानी कि प्रोटीन की, प्रोटीन जो है वो खून में कम हो जाए। क्यों कम हो जाए, जब हाई हैवी प्रोटीन यूरिया होगा, यानी कि पेशाब में जो है प्रोटीन ज्यादा निकलेगा, तो पेशाब कहाँ से छनता है, खून से ही छनता है ना पेशाब। ठीक है, गुर्दे के अंदर आर्टरी जाती है, गुर्दे के अंदर से जो खून होता है वो जाता है, वो खून छनता है, और छनने के बाद उसमें से जो पेशाब और क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह इस तरह की जो वेस्ट चीजें होती हैं, वो जो होती हैं वो पेशाब वाले तंत्र
में यूरिनरी सिस्टम में चली जाती हैं, और बाकी जो छना हुआ खून होता है वो फिर इंसान की बॉडी में दोबारा आ जाता है। जो छना हुआ ब्लड होता है, एक तरीके से जो प्योर ब्लड होता है, वो दोबारा फिर उसमें आ जाता है। तो जब प्रोटीन जो है वो पेशाब में निकलने लग जाएगी, तो खून में क्या होगा? जाहिर सी बात है, जितनी निकलेगी इतनी तो कमी होगी। भाई जितनी प्रोटीन पेशाब में निकलेगी डेली या पर आवर, इतनी तो कमी आएगी ना ब्लड से, क्योंकि कहाँ से आ रही है? ब्लड से ही छन के जो है वो गुर्दों के जरिए पेशाब में आ रही है ना। जी। तो दूसरा क्या है? हाइपोप्रोटीनीमिया। एक चीज को आपको ध्यान रखना है, ऊपर प्रोटीन प्रोटीन यूरिया आया है। यूरिया, यूरिया मानी के यूरिन, यानी कि हैवी प्रोटीन यूरिया, यानी कि पेशाब के अंदर ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन निकलने लग जाए, तो वहां पे प्रोटीन यूरिया है। या और नीचे में क्या है? हाइपोप्रोटीनीमिया, नीमिया, एनीमिया, यानी ठीक है, नीचे नीमिया है। नीमिया का मतलब यानी कि खून के अंदर प्रोटीन की कमी होने लग जाती है। हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, यानी कि ये वो कंडीशन होती है जब खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ज्यादातर जो है यही परेशानियां, यानी कि पेशाब के अंदर जो है प्रोटीन ज्यादा निकलने लग जाए, पेशाब और खून के अंदर जो है, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और खून के अंदर जो है प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए। तो ये क्या है? ये एक सिंड्रोम है, यानी कि ये कई तरह की दिक्कतें एक साथ शुरू जो है शरीर में बच्चे के होने की संभावना होती है। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है। न्यूनेट में बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम 3 प्रकार का होता है। देखिए, न्यूनेट बोलते हैं नौजायद, यानी कि नो, ठीक है, न्यूनेट, नौ मौलूद, ठीक है, यानी कि शिशु को, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूनेट बोलते हैं। तो न्यूनेट में, यानी कि बच्चे में, ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि गुर्दों की जो बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां को सिंड्रोम, यानी कि जो एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। ठीक है। ये कितनी तरीके का हो सकता है? 3 तरीके का हो सकता है। ठीक है। कैसा? नंबर 1, प्राइमरी यानी कि इडियोपैथिक। प्राइमरी और इडियोपैथिक का क्या मतलब होता है? प्राइमरी कहते हैं शुरुआती। ठीक है। प्राइमरी किसको कहते हैं? प्रारंभिक और शुरुआती, यानी कि, और इडियोपैथिक। देखिए ऐसा, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? प्राइमरी यानी इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्राइमरी और इडियोपैथिक, देखिए प्राइमरी ज्यादातर जो है इडियोपैथिक, यानी कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कारण के, ऐसे ही ये जो सिंड्रोम है जिसके अंदर जो है पेशाब में प्रोटीन जो है ज्यादा निकलने लग जाए, या खून के अंदर प्रोटीन की कमी पड़ जाए, या खून के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, तो ज्यादातर ये प्राइमरी, यानी कि ऐसे भी हो सकता है। भाई शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन इन्फेक्शन हुआ, या बच्चे को बुखार बुखार हुआ, तो उसकी वजह से हो सकते हैं, हो सकता है कि गुर्दों का जो फंक्शन है, गुर्दों का जो काम है, वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाए, और उसकी वजह से प्रोटीन ज्यादा पेशाब में आ सकती है। ठीक है। तो ये प्राइमरी यानी कि इडियोपैथिक। एक्चुअली इडियोपैथिक के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि इडियोपैथिक वो होता है, यानी कि जिसकी कोई खास वजह नहीं होती। ठीक है भाई, कुछ भी हुआ, बच्चे को इन्फेक्शन विन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह, सर्दी वर्दी लगी, कुछ भी हुआ, और उसकी वजह से जो है गुर्दों पे जो है जो असर पड़ा, तो उसकी वजह से अगर प्रोटीन ज्यादा निकलने लग गई, ज्यादा पेशाब में चलने लग गई, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है प्राइमरी। ठीक है। और 90%, किताब क्या कहती है कि 90% केस जो होते हैं वो यही होते हैं, ये जो प्राइमरी इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं, 90% बच्चे जो है वो इसी, 90% बच्चे जो है वो इसी को सफर करते हैं। अगर 90, जितने टोटल, जितने जो जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, उनमें से 90% को जो है प्राइमरी यानी कि इडियोपैथिक होता है। 90%। ठीक है। जी। दूसरा क्या है? सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसको कहते हैं? दूसरे दर्जे की नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। इसकी कोई ना कोई वजह होती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा इंफेक्शन हो, जैसे कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, ठीक है, या मलेरिया। जी। डायबिटीज, डायबिटीज यानी कि शुगर। ठीक है। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब होता है? जो गुर्दे से वेन निकल रही है, छनने के बाद, पेशाब को छानने के बाद खून जो है वापस जो बॉडी में जा रहा है, तो उसमें थ्रोम्बोसिस, यानी कि कहीं पे खून का थक्का जम जाए।
ठीक है, या मलेरिया हो जाए, या डायबिटीज यानी कि शुगर हो जाए, या हेपेटाइटिस बी सी हो जाए, तो ये अगर परेशानी हो जाए तो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है न्यूनेट में, शिशु में। जी, इसके अलावा क्या होता है, एक होता है कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम को अलग रखा है, देखो प्राइमरी सेकेंडरी को एक जगह रखा है। प्राइमरी यानी कि वो जो प्रारंभिक है, वो बगैर किसी भी वजह के बगैर हो जाए, ऐसे ही हो जाए, इडियोपैथिक। दूसरा क्या है, जो किसी हैवी इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, हो जाए, जैसे कि मलेरिया की वजह से, डायबिटीज की वजह से, हेपेटाइटिस बी की वजह से, सी की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से हो जाए। और एक तीसरी टाइप रखा है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी में बांट दिया, एक तीसरी टाइप रखा है जिसको बोलते हैं कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि बच्चे को पैदाइशी तौर से गुर्दों में कोई परेशानी, ठीक है जी, यानी कि वो परेशानी जो कि बच्चे को पैदाइशी तौर से हो, ठीक है, यानी कि बच्चा उस बीमारी को ही पैदा हो रहा है, ठीक है जी। अब साइन एंड सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि अगर किसी बच्चे को, किसी न्यूनेट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तीनों में से चाहे वो किसी भी तरह का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और या कंजेनाइटल है, तीनों में से कोई भी है मान लीजिए, ठीक है, ये तो बाद में डायग्नोस बनेगी कि इसको प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये कंजेनाइटल है, मतलब इसको पैदाइशी है, या ऐसे ही हो गया है, या सेकेंडरी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया, वो तो हम जो है जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, खून वगैरह की जांचें कराएंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो उसमें पता लगेगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, मतलब इसकी क्या निशानियां हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या है, जिस बच्चे को, जिस शिशु को ये समस्या होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नामी समस्या होगी, उसको क्या क्या मतलब निशानियां होंगी, उसके साइन क्या होंगे, उसके सिम्टम क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, फेशियल ओडिमा, यानी कि उस बच्चे का जो चेहरा है वो भरा भरा, ओडिमा यानी कि भरा भरा महसूस होगा। भरा भरा का मतलब ये नहीं कि अगर कोई बच्चा जो है वो स्वस्थ बच्चा है और उसको जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मरीज मान लिया जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक सूजन टाइप की भरभराहट होगी, ठीक है, बच्चे को जो है एक सूजन टाइप की भरभराहट होगी, ठीक है, उसको फेशियल ओडिमा यानी चेहरे पर भरभराहट यानी चेहरे पर सूजन होगी। दूसरा क्या हो सकती है, दूसरा क्या है, पेरी ऑर्बिटल ओडिमा। देखिए ऑर्बिटल, ये जो आंख होती है इंसान की, आई है, आई बॉल है, आई बॉल किस में रहता है, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट नाम की एक कैविटी में रहता है, ठीक है। तो पेरी ऑर्बिटल ओडिमा, यानी कि ये जो आंख की, इंसान की जो आंख आंख की जो बॉल होती है, इसको आई बॉल बोलते हैं, इंसान की आंख को आई बॉल बोलते हैं। इसके चारों, मतलब जिस जगह पे ये रहती है, जिस कैविटी में ये रहती है, उस कैविटी में जो है भरभराहट महसूस होगी, और खास तौर से जब बच्चा सो करके उठेगा तो आंख के चारों तरफ जो है भरभराहट यानी कि सूजन सी महसूस होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या, एसाइटिस, एसाइटिस मतलब एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, जो इंसान की एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें जो है एसाइटिस यानी कि फ्लूइड का उतर जाना, ठीक है। इसको यूनानी में इस्तिस्का कहते हैं, इस बीमारी को यूनानी में इस्तिस्का कहते हैं, और इसमें फ्लूइड उतर जाना, ठीक है। उसके अलावा क्या है, प्लूरल डिस्ट्रेस, प्लूरल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस कहते हैं दबाव को, डिस्ट्रेस किसको कहते हैं, दबाव को डिस्ट्रेस कहते हैं जी। प्लूरल डिस्ट्रेस, एक्चुअली प्लूरल डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फेफड़ों में दबाव, ठीक है, या प्लूरल इफ्यूजन। एक्चुअली प्लूरा क्या चीज है, जो इंसान के लंग, फेफड़े होते हैं, गुर्दों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फेफड़ों की बात कर रहा हूं, जो इंसान के फेफड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि जो एक्चुअली जो इंसान के फेफड़े होते हैं, इंसान के फेफड़ों के ऊपर जो है एक कवरिंग होती है, एक झिल्ली होती है जो इंसान के फेफड़ों को कवर करती है, इंसान के फेफड़ों को जो है चारों तरफ से ढक करके रखती है, यानी कि इंसान के फेफड़े जो होते हैं उस कवरिंग में होते हैं, और उस कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा, ठीक है, प्लूरा बोलते हैं। जब फेफड़े और उस प्लूरा के बीच में फ्लूड फ्लूड जमा हो जाता है, ठीक है, यानी पे रतूबत जमा हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, उसको प्लूरल इफ्यूजन कह देते हैं। और प्लूरल इफ्यूजन में जो है छाती में यानी कि सीने में सांस लेते समय बच्चे को दर्द होता है, ठीक है, और सांस लेने में परेशानी होती है। सांस लेने में परेशानी को मॉडर्न में डिस्निया कहते हैं, सांस लेने में जो परेशानी होती है उसको डिस्निया कहते हैं, और यूनानी में तंगीय तनफुस कहते हैं, यूनानी में तंगीय तनफुस कहते हैं, और इंग्लिश में यानी कि एलोपैथिक में डिस्निया कहते हैं।
ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, डायरिया। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनको दस्त लगते रहते हैं, ठीक है, और भूख की कमी रहती है। दस्त यानी कि डायरिया की सिचुएशन बनती रहती है और भूख उनकी कमी होती है। कम भूख लगने को एनोरेक्सिया कहते हैं। एनोरेक्सिया अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है, किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, या कहीं आप किताब में पढ़ रहे हैं, तो एनोरेक्सिया का मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख की कमी। जी। तो इस तरह के जो शिशु होंगे, इस तरह के जो बच्चे होंगे, उन वो डायरिया की शिकायत उनको बनती रहेगी, ठीक है, और साथ में उनको एनोरेक्सिया, उनकी माँ जो कंप्लेन करेगी क्लिनिक में आकर के, हॉस्पिटल में क्या करेगी कि बच्चे को दस्त लगे रहते हैं, ये इसको दस्त लगे रहते हैं, इसको ये फल फूल नहीं रहा है, और ये कुछ खाता पीता भी नहीं है, ठीक है जी। एब्डोमिनल पेट, पेट में दर्द, पेडू में दर्द होगा, क्योंकि एसाइटिस भी है, और एसाइटिस वगैरह है, तो पेडू में क्या होगा, दर्द होगा। अगर फीमेल बच्चा है, फीमेल यानी कि बच्ची है, मुन्नी है, ठीक है, ठीक है, फीमेल चाइल्ड है, तो उसके लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जिनको हम सुफरान कबीरान कहते हैं, उन पे क्या होगी, उन पे सूजन होगी। और अगर मेल बच्चा है, अगर लड़का है, शिशु जो है, बच्चा है, तो उसके स्क्रोटम यानी कि उसके पोतियों पे सूजन होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना जी। आगे चलिए। एंकल कहते हैं टखनों को। एंकल किसको कहते हैं, टखनों को एंकल कहते हैं। टखने यानी कि एंकल, ठीक है, और लेग यानी कि टांग, यानी कि घुटने से नीचे नीचे जो है सूजन जैसी यानी कि भरभराहट जैसा महसूस होगा। बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा होगा, बहुत ज्यादा रोता होगा। लिथार्जी यानी कि ढीला होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो उसका कम होगा। ओलिगो यूरिया यानी कि पेशाब में कमी होगी। और बच्चा बार बार बीमार रहने लगता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा बार बार बीमार, यानी कि कुछ ना कुछ वो बताता ही रहेगा। रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन को कहते हैं, जैसे कि हमने रिकरेंट एबॉर्शन पढ़ा था, ऐसा एबॉर्शन जो कि 5 महीने से 20 हफ्ते यानी कि 5 महीने से कम की गर्भावस्था 3 बार अगर कम से कम जो है खराब हो जाए, तो उसको रिकरेंट एबॉर्शन या हैबिचुअल एबॉर्शन बोलते हैं। इस काते आदती यूनानी में बोलते हैं। तो ऐसा इन्फेक्शन जो कि बार बार होता रहता है, उसको रिकरेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बार बार बीमार होते रहते हैं जी। अब एक नया पॉइंट, गुर्दे अगर काम कर, नया पॉइंट, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बाद अब नया पॉइंट जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये भी गुर्दों से ही संबंधित है, ठीक है। ये जो नया पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ये भी गुर्दों ही से संबंधित। इसमें क्या है, गुर्दे अगर काम करना बंद कर दें तो, ठीक है जी, यानी कि रीनल फेल्योर, जिस तरीके से हम हार्ट फेल्योर कह देते हैं ना, हार्ट फेल, हार्ट फेल्योर, इसी तरीके से रेन्यूल रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर यानी कि गुर्दे जब अपना काम करना बंद कर दे, यानी कि गुर्दे एक तरीके से फेल हो जाए, यानी कि वो अपना काम ना करें। कुल्लिया, कुल्लिया किसको कहते हैं बच्चों, एक गुर्दे को कुल्लिया कहते हैं। एक गुर्दे को क्या बोलते हैं, कुल्लिया, और दोनों गुर्दों को कुल्लियतैन। क्योंकि एक वयस्क मनुष्य को, एक वयस्क मनुष्य को और एक शिशु को भी जो है कितने गुर्दे होते हैं, 2 गुर्दे होते हैं। तो एक को कुल्लिया कहेंगे और दोनों को क्या कहेंगे, मतलब एक से ज्यादा को क्या कहेंगे, कुल्लियतैन कहेंगे जी। तो एक से ज्यादा बच्चों में 2 ही होते हैं जी, कुल्लियतैन। बच्चों बड़ों में 2 ही होते हैं जी, कुल्लियतैन जी। कुल्लिया या कुल्लियतैन के अफआल, अफआल किसको कहते हैं, अफआल कहते हैं फंक्शन को, यानी कि गुर्दों के काम का मादूम, मादूम कहते हैं खत्म हो जाना, यानी बंद हो जाना। जब गुर्दे का काम बिल्कुल बंद हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसको रीनल फेल्योर कहते हैं। अब इसको रीनल फेल्योर को समझने से पहले, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गुर्दों का काम क्या है। जब हमें ये पता होगा गुर्दे क्या काम करते हैं, तभी तो हमें पता लगेगा कि गुर्दे क्या काम नहीं कर रहे हैं। भाई जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि हम कहेंगे कि गुर्दे फैल हो गए, भाई कैसे फैल हो गए, क्या काम कर रहे थे, किस काम में फैल, तो जब हमें ये पता लगेगा लगेगा कि गुर्दे ये काम करते थे, जब हमें किडनी का जो फंक्शन है वो पता लगेगा, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि भाई किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है, रीनल जो है वो फेल्योर हो गया है, ठीक है। रीनल यानी कि किडनी जी। तो गुर्दे क्या करते हैं, गुर्दे पेशाब को छानते हैं। पेशाब यानी कि H2O, जो पेशाब निकलता है उसमें अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो H2 है। और H2O यानी कि वो पानी की वो मात्रा जो कि इंसान के शरीर में पहुंच तो रही है, लेकिन वो पहुंचने के बाद, इंसान के शरीर में पहुंचने के बाद, अब अगर इंसान जो है पानी सिर्फ पीता पीता रहे,
ना निकाले तो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पानी सिर्फ पिया जाए और निकले ना, तो निकलेगा तो जरूर। ठीक है, देखिए पानी और माध्यम से भी निकलता है, पसीने वगैरह से, लेकिन पानी की जो ज्यादा मात्रा है वो कहाँ से निकलती है? वो पेशाब से निकल जाती है। जी, तो गुर्दों से छानकर पेशाब, यानी कि उसमें जो पानी का भाग है वो क्रिएटिनिन, ठीक है, यूरिक एसिड, बाइल वगैरह जो फुजलात होते हैं वो शरीर से नॉर्मली निकल जाते हैं। गुर्दे क्या करते हैं? गुर्दों में जो फालतू पानी जो इंसान के ब्लड स्ट्रीम में, जो इंसान के शरीर में फालतू पानी होता है, ठीक है, वो यूरिन बन के निकल जाता है, क्रिएटिनिन उसमें निकल जाता है, यूरिक एसिड इसमें निकल जाता है, बाइल यानी कि ये जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट यानी कि फुजलात यानी कि खराब चीजें, कौन कौन सी? क्रिएटिनिन, ठीक है, यूरिक एसिड और बाइल, ये जो इस तरह की चीजें होते हैं जो इंसान के शरीर में जब इनका कोई जरूरत नहीं होती और इंसान के शरीर के फुजलात होते हैं, यानी कि इंसान के शरीर में से बाहर निकलने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम, गुर्दों का क्या क्या काम है? इन वेस्ट को गुर्दों के जरिए से छान करके इनको शरीर से बाहर निकाल देना, ये गुर्दों का काम है। लेकिन रीनल फेल्योर में ये जो फुजलात हैं, ये जो खराब चीजें हैं, ये जो है गुर्दों से नहीं निकल पाते, गुर्दे जो है इनको नहीं छान पाते, यानी कि गुर्दे सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते, इसी को रीनल फेल्योर कह देते हैं। अब रीनल फेल्योर जो होता है वो दो तरीका होता है, एक होता है एक्यूट रीनल फेल्योर, एक क्रोनिक रीनल फेल्योर। एक्यूट रीनल फेल्योर यानी कि अचानक से ही गुर्दों के अंदर जो है कोई इस तरह की खराबी, इस तरह का इन्फेक्शन या इस तरह की इंजरी या इस तरह का ट्रोमा, चोट पैदा हो जाए जिसकी वजह से गुर्दे यकायक एकदम फौरन अपना काम करना बंद कर दें, उसको बोलेंगे एक्यूट रीनल फेल्योर। ठीक है, एक होता है क्रोनिक रीनल फेल्योर, यानी कि गुर्दों ने अचानक काम करना बंद नहीं किया, आराम आराम से कोई इन्फेक्शन हुआ, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, आराम 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 से, इस तरीके से गुर्दों के अंदर क्या हुआ? गुर्दों ने अपना काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो जो आराम आराम से, यानी कि जो लंबे समय में गुर्दों के अंदर खराबी आती है, ठीक है, यानी कि लंबे समय में गुर्दे अगर खराब होते हैं तो उसको क्रोनिक रीनल फेल्योर बोलते हैं। और अगर अचानक कोई इस तरह की परेशानी पैदा हुई कि फौरन ही गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया तो उसको एक्यूट रीनल फेल्योर बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या है, निशानियां क्या क्या है इसकी निशानियों को ध्यान देना। जब गुर्दों के अंदर किसी भी प्रकार की एनोमली यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन बनती है तो सबसे पहले जो होता है, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? मतलब पेशाब, फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर, नंबर। अब मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन बोलते हैं यूरिनेशन, यानी कि पेशाब करने को मिक्सचुरेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि पेशाब करने की जो दर है, पेशाब करने की दर बढ़ जाती है, यानी कि मरीज जो है वो बार बार पेशाब करने लग जाता है। जी, ये एक साइन एंड सिम्टम यानी कि निशानी। दूसरी क्या है? एन्यूरिया। एन्यूरिया यानी कि पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है या बहुत ही दो चार कतरे, दो चार बूंद टपकती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? एजोटीमिया। एजोटीमिया यानी वेस्ट पदार्थ यूरिया, क्रिएटिनिन, फोस्फेट का खून में जमा होते रहना। जो वेस्ट पदार्थ है जो कि इंसान के शरीर से आउट हो जाने चाहिए, बाहर हो जाने चाहिए, जिनको एजोटीमिया कहते हैं, वो इंसान के शरीर से बाहर ना हो बल्कि अंदर ही जमा होने लग जाए। पेशाब में खून आना, पेशाब में खून आना यानी कि यूरीमिया। ठीक है, इसके अलावा नौजिया। नौजिया क्या? नौजिया यानी उल्टी जैसा मन। जी, वोमिटिंग यानी उल्टी आना। इसके अलावा कन्वल्जन, दौरे पड़ना। ठीक है, रीनल फेल्योर में दौरे भी पड़ सकते हैं। बेहोशी यानी कि कोमा। ये सारी सिचुएशन जो है ये देखने में आ सकती है कि किसमें? रीनल फेल्योर में, यानी कि गुर्दे जब फेल हो जाएं, गुर्दे जब काम करना बंद कर दे। कॉज, वजह, असबाब, इसकी वजह क्या क्या है? किडनी खराब होने की वजह क्या क्या होती है? ठीक है ना, पहला क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंसान के गुर्दों में जो है ग्लोमेरुलस होते हैं, बोमेन कैप्सूल होते हैं, बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होते हैं, जिनका काम होता है पेशाब को छानना। जब उनके अंदर इंफेक्शन हो जाए उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, और उसकी वजह से भी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से भी जो है क्या हो सकता है? रीनल फेल्योर हो सकता है। या जो गुर्दों से जो वेन, जो खून को लेकर के वापस, गुर्दों ने पेशाब, खून को छान दिया, पेशाब बाहर निकाल दिया उससे और खून खून बच गया,
तो मान लीजिए ये जो खून बच गया ये रीनल वेन के जरिए से दोबारा इंसान के शरीर में चला गया। तो अगर इसमें कोई थ्रोम्बस यानी कि खून का थक्का जम जाए तो उसकी वजह से भी रीनल फेल्योर हो सकता है। जी वजह एक क्या होता है, एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट सिंड्रोम क्या होता है, पेशाब में खून आना, ओडीमा यानी कि भरभराट सूजन होना, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इन तीनों दिक्कतों को एल्पोर्ट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो रीनल फेल्योर जो है, रीनल फेल्योर एल्पोर्ट सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। यानी कि पेशाब में अगर खून आने लग जाए, साथ में ओडीमा यानी कि सूजन आ जाए, और हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। देखिए दो चीज मिलती जुलती है, तीसरी अजीब है। जब पेशाब में खून आएगा सूजन बढ़ जाएगी, ये तो चीज समझ में आने वाली है भाई। जब एनीमिया हुआ यानी कि खून की कमी हुई तो जो है ओडीमा यानी कि भरभराट आ गई, ये चीज तो समझ में आने वाली है। लेकिन हाइपरटेंशन इस उस समय पे जबकि पेशाब के अंदर खून आ रहा है, उस समय पे अगर ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए, अगर ये तीनों चीजों हो जाए, तीनों चीजें हो जाए, तो इसको एल्पोर्ट सिंड्रोम कहते हैं। अगर एग्जाम में एल्पोर्ट सिंड्रोम आ जाए तो यूरीमिया पेशाब में खून आना, ओडीमा इंसान के शरीर के ऊपर भरभराट, ठीक है, यानी कि सूजन, और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जब ये तीनों चीजें एक साथ एक मरीज में एक ही समय में दिखाई दें तो इसको एल्पोर्ट सिंड्रोम कहते हैं, और इसकी वजह से भी जो है रीनल फेल्योर यानी कि गुर्दे फेल हो सकते हैं। जी, एल्पोर्ट सिंड्रोम में सुनना और देखना में खराबी आ जाती है, यानी कि मरीज को, बच्चे को, ठीक है, मरीज को जो है एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, सुनाई देने में परेशानी होने लग जाती है और दिखाई देने में परेशानी होने लग जाती है। जी, एक होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं किसी रास्ते को, ट्रैक्ट बोलते हैं किसी निजाम को, किसी सिस्टम को। ठीक है, जो पेशाब का सिस्टम है, पेशाब का सिस्टम कहां से शुरू होता है, गुर्दों से शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, यूरेटर होते हैं एस शेप। उसके बाद क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है। उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, यानी कि पेशाब की नली होता है जिससे बाहर जो है टॉयलेट में, ठीक है, पेशाब कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, औरत मर्द जो है वो पेशाब कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये यूरिनरी सिस्टम हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट हुआ। अब अगर इसमें इंफेक्शन हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें कहीं पे भी इंफेक्शन हो जाए इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि पेशाब के रास्ते में, पेशाब के रास्ते में जब इंफेक्शन हो जाता है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं। अगर यूटीआई जो हो जाए तो, और कंटिन्यू यूटीआई हो जाए तो उसका फौरन ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। क्योंकि कंटिन्यू यूटीआई रहने से अगर कोई बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया पनप गया अंदर, गुर्दों तक पहुंच गया तो वो गुर्दों को फैल भी कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि यूटीआई की वजह से, यानी कि यूटीआई, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर किसी को यूटीआई हो जाए तो उसको नजरअंदाज नहीं करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जैसे ही यूटीआई हो गए फौरन जो है गुर्दे फैल हो जाए, ऐसा नहीं है। 10-10 साल तक भी मान लीजिए यूटीआई होता रहता है और 10-10 साल तक भी जो है गुर्दे फैल नहीं होते। लेकिन अगर जो है, अगर वो समय आ जाए, अगर यानी कि इन्फेक्शन इतना हैवी हो जाए, इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल जाए कि वो गुर्दों तक को, कोई बैक्टीरिया गुर्दों तक में पहुंच जाए और गुर्दों तक में खराबी पैदा कर दे, तो उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अंडरस्टैंड। जी, इलाज क्या है, देखो भाई, इलाज है नंबर एक एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक्स यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे जो उस समय जरूरत का होगा। जी, उसके अलावा विटामिन बी और विटामिन डी देते हैं, और साथ में क्या देते हैं, फ्लूइड आईवी फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन, यानी कि फ्लूइड चलाते हैं, बोतल चलाते हैं। ठीक है जी, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुर्दे अपने काम को 50% तक रिपेयर कर लेते हैं। यानी कि अगर गुर्दों में कोई खराबी आ जाती है तो गुर्दों के अंदर इस तरह का फंक्शन है कि 50% तक गुर्दा खुद को अपने आप ही रिपेयर कर लेता है। समझ रहे हैं, अगर 50%, अगर गुर्दे में खराबी आ रही है तो 50% तक गुर्दे में कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेता है। लेकिन अगर ज्यादा इन्फेक्शन, ज्यादा खराबी आ जाए तो फिर फिर जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, 50% खुद ठीक करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। गुर्दे जो हैं, गुर्दे भी एक तरीके से बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य अंग होते हैं। जिस तरह हार्ट है, लीवर है, इसी तरह किडनी भी है, लंग है, ब्रेन है, इसी तरह जो है गुर्दे भी है। ठीक है जी, इनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है। ईएसआरडी किसको कहते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड स्टेज रीनल डिजीज जो है
रीनल फेल्योर की सबसे आखिरी स्टेज है, ESRD बोलते हैं इसको, एंड स्टेज रीनल डिस्ट्रॉय। इसके अलावा क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि सबसे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है सबसे ज्यादा MCNS, सबसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो सबसे ज्यादा जो है MCNS टाइप का होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन जो है पेशाब में निकल जाती है, प्रोटीन खून के अंदर कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल खून के अंदर बढ़ जाता है, वो सबसे जो ज्यादा टाइप होती है वो MCNS होता है। MCNS को याद रखना, ऐसे ही इसकी बारीकी में नहीं पढ़ना। बच्चों को पैदाइशी कंजेनाइटल रीनल डिसऑर्डर की वजह ऑटोसोमल रेसिस्टिव डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल ऑटोसोमल रेसिस्टिव डिसऑर्डर जो होता है, जिन बच्चों को कंजेनाइटल रीनल डिसऑर्डर यानी कि पैदाइशी तौर से गुर्दों में कोई भी खराबी होती है, तो उसमें खराबी होने की वजह क्या होती है, ऑटोसोमल रेसिस्टिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रेसिस्टिव डिसऑर्डर की वजह से बच्चों को पैदाइशी गुर्दों में खराबी होती है। क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपर प्रोटीनीमिया नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? प्रोटीनीमिया की बात कर रहे हैं। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपर प्रोटीनीमिया होता है, नीमिया यानी कि खून के अंदर, हाइपर का मतलब ज्यादा, प्रोटीनीमिया, क्या रीनल, क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपर प्रोटीनीमिया हो सकता है? यानी कि खून के अंदर प्रोटीन बढ़ सकती है, प्रोटीन न्यूरिया नहीं हुआ। एग्जामिनर ऐसे ही घुमाता है, प्रोटीन प्रोटीन न्यूरिया नहीं कहा, प्रोटीन नीमिया कहा है। यानी कि क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में खून के अंदर प्रोटीन बढ़ सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेशाब में निकल रही होती है। ठीक है, क्यों? हाइपर प्रोटीनीमिया क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइपर प्रोटीन न्यूरिया हो रहा है। न्यूरिया हो रहा है, यूरिया पेशाब में निकल रहा है, तो खून में ज्यादा कहां से होगा? खून के अंदर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन पेशाब में निकलता रहता है, यानी कि प्रोटीन न्यूरिया होता है। हाइपर प्रोटीन न्यूरिया तो होता है, लेकिन हाइपर प्रोटीनीमिया नहीं होता। इन दोनों को ध्यान रखना है, प्रोटीनीमिया, प्रोटीन न्यूरिया। प्रोटीनीमिया खून के अंदर प्रोटीन, प्रोटीन यूरिया पेशाब के अंदर प्रोटीन। ठीक है बच्चा, और हाइपर का मतलब ज्यादा। जी, आज इतना ही, बाकी कल।